वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, हमने कल कई सारी चीजें कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में देख ली थी। टैक्सेबल इवेंट के बारे में कल हमने डिस्कस किया, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। आफ्टर दैट कुछ एक डेफिनेशंस हमने देखी, गुड्स क्या होती हैं, सर्विस क्या हमने डेफिनेशन देखा, प्रिंसिपल का, कंपिटेंट अथॉरिटी, फैमिली, गवर्नमेंट का मैंने कहा था कि आप खुद से पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द मेन टॉपिक वाज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कल हम सब लोगों ने देखा था। क्लियर? कंसीडरेशन का चार्ट रह गया था, चार्ट में आज आप लोगों को बता देती हूँ। 2.18 पेज पे आप लोग आ जाइए, पेज नंबर 2.18। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ट आ गया कंसीडरेशन का मेरे पास। कंसीडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, चाहे आप मनी के अंदर पेमेंट करें या मनी के अलावा किसी और मोड में पेमेंट करें। पेमेंट कौन कर सकता है? रिसिपिएंट भी पेमेंट कर सकता है, और अदर देन रिसिपिएंट कोई और पर्सन भी उसके बिहाफ पे, रिसिपिएंट के बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। ये हमारे पास क्या था? कंसिडरेशन था। क्लियर? अब इस कंसिडरेशन में हम डिपॉजिट को कब कंसिडर करेंगे? कंसिडरेशन के अंदर जब डिपॉजिट का जो पार्ट है वो एज अ कंसिडरेशन अप्लाई कर दिया जाएगा। जब डिपॉजिट का पार्ट एज ए कंसिडरेशन अप्लाई कर दिया जाएगा तभी हम डिपॉजिट को कंसिडरेशन मानेंगे। क्लियर? दूसरी बात, देखिए यहाँ पे ये सेम चीज यही लिखी हुई है। दूसरी बात, जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी को एक्सक्लूड करके चलेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ इसके अंदर हमारे पास एक और पार्ट था जहां पे मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ पे तो हमने मनी या मनी की फॉर्म में आई थी हमारे पास, या किसी काइंड के अंदर आई थी। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मॉनेटरी वैल्यू लेकर के चलिए किसी भी एक्ट की या फॉरबियरेंस की। आपने कोई एक्ट किया तो उस एक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसिडरेशन मानेंगे। कोई एक्ट नहीं किया, फॉरबियरेंस यानी एक्ट नहीं किया, तो उसका भी हम मॉनेटरी जो वैल्यू है उसकी कंसिडरेशन निकाल करके चलेंगे। क्लियर? देन आप देखेंगे कि रिसिपिएंट इसको देगा या फिर अदर देन रिसिपिएंट यहाँ पे भी पैसा दे सकता है, सब्सिडी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये हमारे पास मेन जो कंसेप्ट था वो कंसिडरेशन का था। चार्ट हमने इसका देख लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन आज से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो डेफिनेशन नेक्स्ट है ना हमारे पास, एक्शनेबल क्लेम्स की। एक्शनेबल क्लेम्स में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो इसमें दे रखी है ना हमारे पास जीएसटी बुक के अंदर, वो बहुत अटपटी सी है। आप आम भाषा में मुझसे ध्यान से समझ लो एक्शनेबल क्लेम्स है क्या, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। देखिए, आपने आपने किसी भी पर्सन से, आपने किसी भी पर्सन को कोई डेप्ट दिया या फिर कोई अनसिक्योर्ड लोन दिया। आपने किसी को क्या दिया? या तो डेप्ट दिया या फिर अनसिक्योर्ड लोन दिया। अब जिस भी पर्सन को आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया या डेप्ट दिया, कल को आप उससे रिकवरी करोगे। कल को आप क्या करोगे? उससे रिकवरी करोगे। ठीक है? तो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन और डेप्ट जो आपने किसी पर्सन को दिए हैं और कल को आप उससे रिकवरी वापस करने वाले हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, क्योंकि कल ये चीज आप क्लेम करोगे, वापस मांगोगे। लेकिन मेन इसमें शर्त क्या होती है? जो ये डेप्ट है या अनसिक्योर्ड लोन है, इसके बदले में आपने कुछ भी, इसके बदले में जो अनसिक्योर्ड लोन है या डेप्ट है, इसके बदले में कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे आपने ना रखा हो। सिक्योरिटी के तौर पे आपने इसके बदले में कुछ भी ना रखा हो, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब यही है कि डेप्ट है या अनसिक्योर्ड लोन है, कल को आप उसकी रिकवरी तो क्लेम कर सकते हो, बट सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास कुछ ना हो। ठीक है? अब देखो, डेफिनेशन जो दे रखी है उसको स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। एक्शनेबल क्लेम्स मींस क्लेम टू एनी डेप्ट। आप क्या कर रहे हो? कोई भी डेट को क्लेम कर रहे हो। अदर देन, आप डेप्ट को तो क्लेम कर रहे हो, लेकिन अदर देन व्हाट? डेट सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी ये जो डेप्ट है, इस ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मोर्टगेज इसका नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, डेट अदर देन, कौन, किन के अलावा? सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी मोर्गेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर्गेज हो गया तो वो सिक्योर्ड बन जाएगा ना। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है? और आगे लिखा हुआ है और हाइपोथिकेशन, कोई हाइपोथिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुड्स है, गुड्स के बदले में आपने लोन लिया, डेट लिया, और बाद में कल को वो जो पर्सन है वो गुड्स लेकर के चला जाएगा, बाद में वो पर्सन गुड्स लेकर के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अपना मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन लिया ईएमआई पर, कल को आपने पैसा नहीं दिया तो वो आपका मोबाइल फोन लेकर के चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, उनका आपका किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नॉट इन द पोजेशन, ये क्या लिखा हुआ है? नॉट इन द पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ना ही उसका कोई एक्चुअल उसके ऊपर पोजेशन होना चाहिए, ना कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होना चाहिए। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ना मूवेबल प्रॉपर्टी पे ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यानी डेट, अनसिक्योर्ड लोन तो होने चाहिए, लेकिन कोई भी राइट नहीं होना चाहिए, ना एक्चुअल ना कंस्ट्रक्टिव, ना मूवेबल प्रॉपर्टी पे ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो एक्शनेबल क्लेम्स माने जाएंगे। ठीक है, ऑफ द क्लेमेंट विच the civil court recognize as affording ground for belief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional और contingent। यानी जो ऐसा कोई भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव या फिर एक्चुअल अधिकार नहीं होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसके बिहाफ पे आप उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट के अंदर या कहीं भी रिलीफ के लिए केस कर सको। बात समझ में आ गई? उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्शनेबल क्लेम्स बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग मींस रॉ मटेरियल और इनपुट को प्रोसेस करना। ठीक है, मैन्युफैक्चर मींस प्रोसेसिंग करना, किसकी? रॉ मटेरियल और इनपुट की। और इस मैनर के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या निकल के आए? एक नया प्रोडक्ट निकल करके आए। ठीक है, क्या निकल के आए? एक नया प्रोडक्ट निकल करके आए, एमरजेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और जिसका नाम भी अलग हो, कैरेक्टर भी अलग हो, यूज भी अलग हो। मैन्युफैक्चर का मतलब रॉ मटेरियल और इनपुट को कन्वर्ट करके आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उस नए प्रोडक्ट का नाम भी अलग है, जो उसका कैरेक्टर होगा या यूज होगा, सब कुछ एक नया हो जाएगा, नया सा कुछ निकल करके आए। ठीक है, जैसे कॉटन से आप कपड़ा बनाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी इनपुट को, छोटी सी बात लेकर के चलो, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? नाउ मनी, मनी का मतलब क्या है? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, यानी कोई भी जो मनी की फॉर्म में कोई भी चीज हो, इंडियन लीगल टेंडर और फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बैंक जो है ना, बैंक आपके बिहाफ पे साइन करके देता है। बैंक आपके बिहाफ पे साइन करके देता है। किसको साइन करके देता है आपके बिहाफ पे? आपके बिहाफ पे किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर आपकी एक तरीके से गारंटी लेना। आपने फॉरेन में कोई भी अपना काम स्टार्ट किया, आपको बैंक की गारंटी दिलवानी है, तो बैंक आपके नाम पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देगा, इसके बदले में वो सिक्योरिटी भी रखेगा आपके पास। क्लियर? तो एक तरीके से बैंक जब आपकी गारंटी लेता है तो वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, जब भी कहीं आप घूमने जाते हो या बाहर किसी देश में जाते हो, जब भी आप घूमने जाते हो या बाहर किसी देश में जाते हो, तो आपके पास अगर ट्रैवलर्स चेक है तो एक तरीके से वो इजीली मनी में कन्वर्ट हो जाता है। आप ट्रैवलर्स चेक लेकर के जा सकते हैं, बैंक प्रोवाइड करता है ये। मनी ऑर्डर जो है,
पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, ये सब क्या है, मनी के पार्ट्स है। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हो, जिसे आप कंसिडरेशन के तौर पे या सेटल करने के लिए अपने ऑब्लिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। जस्ट एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, ज्यादा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मींस ऐसी सप्लाई जिनकी ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिनकी सप्लाई पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। टैक्सेबल टेरिटरी यानी वो टेरिटरी जो हमारे पास टैक्सेबिलिटी के अंदर आती है, उसे हम टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर होगी उसे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे। टैक्सेबल टेरिटरी जहां जिस टेरिटरी के अंदर अंदर आपकी गुड्स और सप्लाई पे टैक्स लगे। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर की टेरिटरी हो गई। क्लियर? इंडिया की डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लेना, नोट सच इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर कौन है? देखो ध्यान से समझो। सप्लायर यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो सप्लायर मींस दैट पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऐसा पर्सन जो कि गुड्स सप्लाई कर रहा हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो, या दोनों चीजें सप्लाई कर रहा हो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस पर्सन ने गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई की, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लायर। एंड शेल इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है, कौन इंक्लूड होता है, एजेंट। सप्लायर में एजेंट भी इंक्लूड होता है। एजेंट जो एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, जो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर का मतलब क्या है, जो सप्लायर के नाम का ही बिल आगे देगा। देखो मैं आपको दो तरीके के, मैं विद एग्जांपल हम इस चीज को देखते हैं। देखिए जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का एक एजेंट है A1, एक एजेंट है A2। ये A1 एजेंट है, ये अपना खुद का बिल देता है, ये अपना बिल अलग से देता है। A2 अपना अलग से बिल नहीं देता, प्रिंसिपल के नाम का ही बिल आगे देता है, प्रिंसिपल के नाम का बिल आगे देता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो A2 ने सप्लाई की, वो सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, P के थ्रू ही मानी जाएगी। वो कौन सी मानी जाएगी, P के थ्रू। यानी A2 जो सप्लाई कर रहा है, उसका सप्लायर कौन है, A2 का सप्लायर कौन है, खुद P। A2 वाले केस में सप्लायर कौन है, P। A2 सप्लायर नहीं है, ही इज जस्ट एन एजेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं A1 की, A1 अपना खुद का बिल दे रहा है, तो A1 क्या है, सप्लायर है। A1 क्या है, A1 खुद एक सप्लायर है। यहाँ पे P का रोल खत्म हो जाएगा, यहाँ P A1 को बिल देगा और A1 आगे कस्टमर को बिल देगा, और A1 आगे किसको बिल देगा, कस्टमर को। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इस डेफिनेशन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, एजेंट जो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। यहाँ कौन सा एजेंट आएगा सप्लायर में, जो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। एक तो वो पर्सन जिसने गुड्स और सर्विसेज दी, वो पर्सन जिसने सप्लाई की गुड्स और सर्विसेज और वो तो सप्लायर है ही। प्लस साथ ही साथ अगर उसका एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसका एजेंट भी, तो वो जो पर्सन है वो भी कौन सी, जो उसने गुड सप्लाई की, उसके लिए वो क्या बन जाएगा, सप्लायर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट। आज हमने डेफिनेशन ऑफ सप्लायर देख ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होती है। ठीक है जी, तो कल हम आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।